नन्ही नम आंखों से मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरे तो कभी थे ही नहीं एकांश। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गई। आई विश कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछकर अंदर चली जाती है। नन्ही नीचे आकर सबके साथ हॉल में बैठकर बातें करने लगती है। साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करती है। फिर ब्रेकफास्ट करके सावित्री जी से कहती है, दादी मुझे ऑफिस जाना था, तो कोई फ्री है या मैं कैब से चली जाऊँ। सावित्री जी कुछ कहती हैं उससे पहले ही वहाँ रियांश आता है अपना ऑफिस बैग लेकर। उसे देखकर सावित्री जी कहती हैं, रियांश आप नंदनी को उनके ऑफिस तक छोड़ दीजिएगा। रियांश उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर कहता है, ओके। नन्नी उसे कुछ समय रुकने का कहकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। तब तक रियांश सबके साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद नन्नी रेडी होकर अपना बैग लेकर आती है और रियांश को चलने को कहती है, तो रियांश उसके साथ बाहर आ जाता है और अपनी कार निकालकर उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। तो नन्ही मुस्कुराकर अंदर बैठ जाती है। रियांश भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार आगे बढ़ा देता है। तो नन्ही कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। रियांश सामने देखकर कहता है, माई प्लेजर। वैसे तुम अपने ऑफिस का एड्रेस बताओगी? नन्ही अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी। इतना कहकर नन्ही उसे अपने ऑफिस का एड्रेस बताती है। फिर दोनों ही खामोश रहते हैं। जहाँ रियाज ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, तो वहीं नन्ही खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद रियाज नन्ही के ऑफिस के सामने कार रोकता है, तो नन्ही उतरकर कहती है, एक बार फिर से थैंक यू। रियाज से झिलाकर कहता है, इट्स ओके, बाय। नन्ही भी उसे बाय करके अंदर चली जाती है, तो रियाज अपने ऑफिस की तरफ कार स्टार्ट करके मोड़कर चला जाता है। पूरा दिन तैयारियों में और बातों में निकल जाता है। शाम को सारे जेंट्स घर आते हैं, तो समय सबके साथ बिताकर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूहानिका भी कमरे में जा रही होती है कि एकांश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। रूहानिका कहती है, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? एकांश उसे चुप रहने का इशारा करके घर से बाहर ले जाता है और गार्ड को किसी को कुछ न बताने को कहकर पैदल ही बाहर निकल जाता है। रूहानिका हैरानी से कहती है, आप पैदल कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? एकांश चलते हुए कहता है, एक तो आप सवाल बहुत पूछती हैं। अरे मौसम देखिए, आज मौसम कितना अच्छा है। ऐसे में हमें कुछ देर वॉक भी करनी चाहिए, तो बस इसलिए ले आया आपको बाहर। रूहानिका कहती है, पर एकांश उसे टोकते हुए कहता है, पर कुछ नहीं, खामोशी से वॉक एंजॉय कीजिए। फिर आपके लिए एक सरप्राइज है। रूहानिका बिना कुछ कहे शांति से उसका हाथ थाम कर चलने लगती है, तो एकांश मुस्कुराकर उसे देखता है, फिर सामने देखने लगता है। कुछ देर बाद रूहानिका कहती है, अब चलें, आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। एकांश कहता है, अभी तो आपका सरप्राइज बाकी है। रूहानिका उसे देखकर कहती है, कैसा सरप्राइज? एकांश बिना कुछ कहे उसे वापस घर ले जाता है और उसे कमरे में रहने का कहकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश अपने हाथ में एक केक लेकर आता है, जो कि घर का बना हुआ था और उस पर हैप्पी बर्थडे पापा लिखा था। रूहानिका उस केक को देखकर कुछ याद करती है, फिर भावुक होकर कहती है, आपको कैसे पता कि कल पापा का बर्थडे है? एकांश केक साइड में रखकर उसके पास बैठकर उसका हाथ थामकर कहता है, चुप, मैंने एक केक इसलिए नहीं बनाया था कि आप रोने लग जाएं। मैंने एक केक इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था आपको पापा जी का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना पसंद है। रूहानिका उसे देखकर भर्राए गले से कहती है, थैंक यू, पर आपको कैसे पता कि कल पापा का बर्थडे है? एकांश मुस्कुराकर कहता है, एक बार पापा जी ने ऑफिस में बताया था कि उनकी बेटी उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती है। एक्चुअली हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उनके बर्थडे पर और उन्हें छुट्टी चाहिए थी। तब उन्होंने मुझे अपने बर्थडे के बारे में बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि आप उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हैं। तो बस मुझे याद था। अब आप तो जानती हैं आखिर बिजनेसमैन हूँ मैं, और उनकी याददाश्त कितनी तेज होती है, ये तो आपको पता ही होगा। रोहानिका सिर हिलाकर कहती है, हाँ, वैसे थैंक यू, मैं तो भूल ही गई थी कि पापा के बर्थडे के बारे में। एकांश उठते हुए कहता है, पर मुझे याद था। खैर चलिए केक कट करते हैं। इतना कहकर वो केक रोहानिका के सामने टेबल पर रखता है और उसे नाइफ पकड़ाकर काटने का इशारा करता है। रोहानिका उसे भी अपने पास बुलाती है। फिर दोनों मिलकर केक कट करते हैं। तो रोहानिका बेड की साइड टेबल पर रखी ऋषभ जी की तस्वीर उठाकर उन्हें देखती है, तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। रूहानिका नम आंखों से एकटक ऋषभ जी की तस्वीर देखकर कहती है, हर साल पापा का बर्थडे मैं और वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते थे।
लास्ट ईयर भी हम दोनों ने मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट किया था, पर मुझे क्या पता था कि अगले साल वो मेरे पास रहेंगे ही नहीं। उसकी बात सुनकर एकांश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वो आपके पास ही हैं रू। रूहानिका एकटक तस्वीर को देखकर कहती है, बहुत याद आती है मुझे पापा की। आई मिस्ड हिम सो मच। आई नो। मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है, फिर चाहे वो पिता का प्यार हो, परिवार का प्यार हो, माँ का प्यार हो या आपका, पर उनकी जगह तो मेरे दिल में सबसे अलग है और वो कोई नहीं ले सकता। उनके त्याग, उनका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। एकांश कहता है, कौन कह रहा है कि आप उनका प्यार या उन्हें भूल जाइए। रूह, वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे और हम सबको पता है आप उनसे कितना प्यार करती हैं, इसलिए हम कभी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर, ये सब बात करके उन्हें और खुद को दुखी मत करिए। अब चलिए ये केक टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। आई होप आपको अच्छा लगे। रूहानिका तस्वीर टेबल पर रखकर केक टेस्ट करके कहती है, काफ़ी अच्छा बना है ये। तो एकांश खुशी से कहता है, सच्ची? थैंक गॉड आपको पसंद आया। रूहानिका उसे प्यार से देखकर कहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कहती हूँ, आपसे जुड़ी हर चीज़, आपकी बनाई हर चीज़ मुझे पसंद है, फिर चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। एकांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर रूहानिका कहती है, अच्छा चलिए अब ये केक मैं वापस फ्रिज में रख कर आती हूँ, फिर सोते हैं क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठकर। एकांश उसकी बात बीच में काट कर कहता है, आई नो, सुबह आपको जल्दी उठकर ऑर्फनेज जाना है, मैं भी चलूँगा आपके साथ। रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। फिर वो केक लेकर नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ नन्ही को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो नीचे गार्डन में आकर टहलने लगती है। तभी उसे एकांश अपने कमरे में केक ले जाता नजर आया था। उसे देखकर नन्ही के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद रियाज भी नींद न आने की वजह से गार्डन में टहलने आता है। तो इतनी रात में नन्ही को गार्डन में देखकर हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? नन्ही उसे देखकर कहती है, तुम भी तो यहाँ हो। रियाज कहता है, हाँ वो नींद नहीं आ रही थी तो बस इसलिए ही। नन्ही सिर हिलाकर कहती है, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। रियाज सिर हिलाकर खामोशी से टहलने लगता है। नन्ही भी खामोशी से टहलने लगती है। कुछ देर बाद नन्ही की नज़र एकांश की बालकनी पर जाती है, जहाँ एकांश रूहानिका को पीछे से बाहों में भरकर खड़ा था और दोनों ही मुस्कुराकर एक टक आसमान में चमकते सितारों को देख रहे थे। उन्हें साथ देखकर नन्ही मुस्कुरा देती है। रियांश, जो कि नन्ही के साथ ही चल रहा था, वो अचानक उसे देखता है तो उसे मुस्कुराते देखकर उसकी नज़र का पीछा करते हुए वो भी एकांश और रूहानिका को साथ देखकर मुस्कुराकर कहता है, अच्छे लगते हैं ना साथ। नन्ही अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, हाँ क्या? रियांश एकांश और रूहानिका को देखकर कहता है, भाई और भाभी अच्छे लगते हैं ना साथ। नन्ही भी उन्हें देखकर कहती है, हाँ, दोनों के बीच बेहद प्यार है। रियांश अपनी नज़रें उन पर से हटाकर आसमान में देखकर कहता है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपना प्यार मिलता है। नन्ही उसकी बात सुनकर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सही कहा तुमने, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार मिलता है, पर उससे भी ज़्यादा खुशनसीब वो होते हैं जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है। उसकी बात सुनकर रियाज असमंजस में उसे देखता है, पर नन्ही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं रियाज उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर अपना सिर झटककर एकांश और रूहानिका पर एक आखिरी नज़र डालकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ रूहानिका एकांश को कुछ देर बालकनी में बिताने का कहकर लाई थी। तभी रियांश और नन्ही ने उन्हें देखा था। रूहानिका आसमान में चमकते सितारों को देखकर एक काफ़ी चमकदार सितारे की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहती है, वो देखिए, वो है मम्मा। एकांश उसके कंधे पर अपने सिर टिकाते हुए कहता है, हाँ। रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, रुकिए, मैं अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ। मम्मा देखिए, ये एकांश जी हैं, जो मेरे हस्बैंड यानी कि आपके दामाद जी हैं। पर यह ना एक नंबर के शरारती हैं। हर वक्त मुझे परेशान करना और चिढ़ाना तो इनका जैसे पसंदीदा काम है। उसकी बात सुनकर एकांश उससे दूर होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कहता है, रूह, मैंने कब आपको परेशान किया? रूहानिका उसकी तरफ मुड़कर कहती है, हर वक्त तो करते रहते हैं, जैसे सुबह ही देख लीजिए कैसे जिद पर अड़ गए थे कि बिना किस। इतना कहते हुए वो शर्माकर खामोश हो जाती है। एकांत शरारत से कहता है, बिना क्या? बोलिए रूह।
रूहानिका झट से अपनी उंगली उसे दिखाकर कहती है, देखा, अभी भी आप मुझे परेशानी कर रहे हैं। एकांश उसकी उंगली अपने होठों से छूकर कहता है, अरे पर आप ही तो बता रही थी कि मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। रूहानिका उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है, फिर अंदर चली जाती है। तो एकांश मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ घुमाकर उस चमकते हुए सितारे को देखकर कहता है, आई डोंट नो मम्मी जी, मैं आपकी बेटी को सारी खुशियाँ दे पा रहा हूँ या नहीं, पर आपसे एक प्रॉमिस मैं आज करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सारे ख्वाबों को पूरा कर सकूं। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। अंदर रूहानिका बेड पर लेटी उसका ही इंतजार कर रही थी, पर एकांश को देखते ही रूहानिका मुंह बनाकर कमल अपने चेहरे तक ओढ़ लेती है। एकांश उसकी इस हरकत पर धीरे से हंसकर अपनी जगह पर एकदम सीधे लेट जाता है, पर इस बार वो रूहानिका को भाव में नहीं भरता, क्योंकि उसे देखना था उसके पहल ना करने पर रूहानिका क्या करेगी। वहीं रूहानिका एकांश की भाव में भरने के इंतजार में थी, पर जब उसकी तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं करती है तो धीरे से अपने चेहरे से कंबल हटाकर एकांश की तरफ देखती है, लेकिन सोता देखकर उसका मुंह और भी फूल जाता है। रूहानिका अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है, पर काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आती। वो ऐसे ही करवटें बदलती रहती है, फिर हार मानकर धीरे से एकांश के पास जाकर उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर चेक करती है कि वो सो रहा है या जग रहा है। एकांश भी नींद में होने की पूरी एक्टिंग करता है। एकांश को गहरी नींद में सोता हुआ महसूस करते ही रूहानिका उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है और कुछ ही समय में नींद के आगोश में समा जाती है। कुछ समय बाद एकांश अपनी आंखें खोलकर रूहानिका को सोता देखकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे करीब कर लेता है और उसका माथा चूमकर आंखें मूंद लेता है। अगले दिन रूहानिका और एकांश ऑर्फेनेज जाते हैं और वहां डोनेशन करके बच्चों के साथ शाम तक समय बिताते हैं। फिर शाम को दोनों गरीबों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। ये सब करने के बाद दोनों डिनर करके घर वापस आते हैं। तब तक सब सो चुके थे, तो वो दोनों भी थकान की वजह से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी राजवीर जी ब्रेकफास्ट टेबल पर सबसे कहते हैं, मैं आज सबको कार्ड बांटने जाऊंगा, स्वर्णा जी के साथ। सावित्री जी कहती हैं, ठीक है, पर सारी लिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार कोई रहना नहीं चाहिए। राजवीर जी सिर हिलाकर हामी भरते हैं। तभी पूजा जी, जिनके लिए बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, वो अपना चम्मच प्लेट में पटक कर उठती हैं। उनकी इस हरकत पर सब हैरानी से उन्हें देखते हैं। तो पूजा जी अपने जज्बातों पर काबू पाकर राजवीर जी से कहती हैं, भैया, आप मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं, तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे। राजवीर जी शांति से कहते हैं, क्या बात है, बताओ। पूजा जी एक गहरी सांस छोड़कर कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि चेयरमैन की पोजीशन एकांश को ना देकर इन्हें रणविजय जी की ओर इशारा करते हुए मिल जाए। उनकी बात सुनकर सब उन्हें हैरानी से देखते हैं। तो पूजा जी राजवीर जी से सीधे सीधे पूछती हैं, बताइए भैया, आप ये कर सकते हैं या नहीं। राजवीर जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देखो छोटी, रणविजय कुछ समय में रिटायर हो जाएगा, फिर तो पोजीशन एकांश को ही मिलेगी ना, तो इससे अच्छा अभी ही उसे पोजीशन दे दिया जाए। और फिर इस बारे में मैंने रणविजय जी से ऑलरेडी बात कर ली है, उसके हाँ कहने पर ही मैंने यह सब डिसीजन लिया था। पूजा जी उनकी बात सुनकर नाराजगी से कहती हैं, भैया, इसका मतलब आप ये पोजीशन इन्हें नहीं देंगे। राजवीर जी कुछ कहते उससे पहले ही रणविजय जी हल्के गुस्से में कहते हैं, इस बारे में उससे बात कर चुके हैं भैया, तो तुम चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह पर। पूजा जी गुस्से में कहती हैं, क्यों बैठ जाऊं मैं, क्यों। हाँ, हर बार आप मुझे चुप करवा देते हो, पर अब नहीं। आपने तो अपनी ज़िंदगी अपने भाई की गुलामी करके गुजार ली, पर मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने दूंगी। उनकी बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सावित्री जी, राजवीर जी और सोना जी की आंखों में नमी आ जाती है। पूजा जी आगे कहती हैं, देखिए माँ जी, शुरू से लेकर आज तक आपने मुझे कभी वो मान सम्मान नहीं दिया जो आपने सोना दीदी को दिया। पर क्या मैंने कभी इस बात को लेकर आपसे कुछ कहा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैंने आप सबको अपना माना था, फिर चाहे वो आप हो, भैया हो या फिर दीदी हो। यहाँ तक कि मैंने उनके बच्चों को यानी एकांश और रियांश को भी अपना माना, कभी उनमें कोई फ़र्क नहीं किया। पर आप सबने मेरे इस नेचर को गलत ले लिया। आप सबको लगा कि पूजा तो सीधी है, कुछ बोलती नहीं है, इसलिए उसे बेवकूफ़ बना लो।
जैसे रणविजय जी आपके आगे पीछे भागते रहें, वैसे ही मैं भी भागती रही। मुझे कभी इस बात का इल्म तक नहीं हुआ कि इन सब में मैं क्या क्या गवा रही हूँ। इन सब में मैं अपनी इज्जत, अपना रुतबा, जो कुछ भी मुझे यहाँ से मिलना चाहिए था, वो सब गवा बैठी। और आप सबने उसका भरपूर मजा लिया। मेरी बात थी तो कोई नहीं, मैं चुप रह गई। पर अब बात मेरे बच्चों की है। मैं अपने बच्चों के साथ ये अन्याय होते नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी और इनकी, रणविजय जी की तरफ इशारा करके की तरह, वो भी एकांश और रुहानिका के आगे पीछे घूमते रह जाएं। इसलिए भैया, आप यह पोजीशन इन्हें, रणविजय जी की ओर इशारा करके, दे दीजिए। बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। पूजा जी की बातें सुनकर सावित्री जी, रणवीर जी और स्वर्णा जी को गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पूजा जी को अपना माना था। भले ही सावित्री जी पूजा जी से सख्ती से पेश आती थी, पर वो स्वर्णा जी और पूजा जी में सबसे ज़्यादा पूजा जी को ही मानती थी, क्योंकि शुरू से ही पूजा जी का चंचल मन उन्हें भा गया था। इसलिए बस उन्हें छेड़ने के लिए वो पूजा जी के साथ सख्ती से पेश आती थी। और राजवीर जी, स्वर्णा जी, वो तो पूजा जी को अपनी छोटी बहन मानते थे। उन्होंने कभी भी पूजा जी को नीचे महसूस करवाने की कोशिश नहीं की। वो तो इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ एकांश और रियाज पूजा जी की बातें सुनकर दंग थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना प्यार करने वाली छोटी माँ उनके बारे में ऐसा सोचती हैं कि वो शिवांश और नित्या का हक उनसे छीन लेंगे। वहीं रुहानिका भी शॉक्ड थी, और इन सब में सबसे ज़्यादा तो नित्या और शिवांश शॉक्ड थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मम्मा सबके बारे में ऐसा सोचती हैं। जब उन्होंने आज तक कभी ये सब महसूस नहीं किया, तो उनकी मम्मा को कैसे ये सब महसूस हो गया। ये सब सोचकर ही वो दोनों शॉक्ड थे। काफ़ी देर तक डाइनिंग एरिया में खामोशी छा जाती है। इन सब में सबसे ज़्यादा बुरा रणविजय जी को लगा था, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने भाई को संघर्ष करते देखा था। दिग्विजय जी के ना रहने पर राजवीर जी ने उनके लिए एक पिता का फर्ज निभाया था, और आज पूजा जी ने उनके पिता समान भाई को इतना कुछ कह दिया था, वो भी सिर्फ एक पोजीशन के लिए। ये सोचकर उन्हें पूजा जी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर बाद सावित्री जी अपनी कठोर आवाज़ में कहती हैं, देखिए पूजा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस घर में नाइंसाफ़ी हुई है, तो राजवीर जी ये पोजीशन रणविजय को दे देंगे, और घर की सारी जिम्मेदारियां, चाबियां समेत अब से आपको मिल जाएंगी। उनकी बात सुनकर रणविजय जी जल्दी से कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, ये तो कुछ भी कहती है। आप जानती हैं ना इसकी आदत, ये थोड़ी बड़बोली है। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप पोजीशन एकांश को ही दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए वो पोजीशन। पूजा जी उनकी बात बीच में काटते हुए कहती हैं, मैं भले ही बड़बोली हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं, और आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि सब बेवकूफ़ हैं। यह पोजीशन के हकदार सिर्फ आप हैं, एकांश नहीं। और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर शिव भी आपकी तरह एकांश के आगे पीछे घूमता रह जाए, और उसकी पत्नी मेरी तरह रूहानिका के आगे पीछे। अगर वो बड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि छोटों का कोई हक नहीं है। शिव का, उसकी होने वाली पत्नी का और नित्या का, सबका बराबर का अधिकार है इस घर पर। तो सिर्फ एकांश और रुहानिका का राज यहाँ क्यों चलेगा। उनकी बातें सुनकर एकांश के दिल पर काफ़ी ठेस पहुँचती है। इसलिए वो नम आंखों से उन्हें देखकर कहता है, छोटी माँ, आज तक मैंने आप में और माँ में कभी फ़र्क नहीं किया। चाचू को मैं शुरू से चाचू कहता हूँ, पर आपको मैंने चाची न कहकर छोटी माँ कहा, क्योंकि मैंने दिल से माँ के बाद आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था। और शिव और छोटी, उन्हें तो मैं रियान से भी ज़्यादा मानता हूँ। फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं उनसे उनका हक छीनूंगा। पूजा जी उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए पिघल जाती हैं, पर फिर खुद को कठोर करके कहती हैं, ऐसी ही बातें तुम्हारी माँ और पापा ने भी की थी, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गई। पर अब नहीं, फिर से मैं उस जाल में नहीं फंसने वाली। राजवीर जी की तरफ देखकर, भैया आप मुझे मानते हैं ना अपनी बहन, तो बस ये पोजीशन आपको इन्हें ही देनी होगी। रणविजय जी पूजा जी की बात सुनकर गुस्से में हल्का सा चीखते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा जी उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सहम जाती हैं, पर फिर खुद को संभाल कर कहती हैं, मैं आज बोलूँगी और मुझे आप नहीं रोक सकते। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं अपने हक के लिए, तो मुझे ही बोलना होगा ना। पूजा जी की बात सुनकर रणविजय जी कुछ बोलने को होते हैं कि एकांश उन्हें रोकते हुए कहता है,
प्लीज़ चाचू, हमारी वजह से आप दोनों मत लड़िए। फिर पूजा जी के पास जाकर उन्हें देखकर, चाची आपको ऐसा लगता है ना कि मैं और रूहानिका शिव और छोटी का हक छीन लेंगे? तो ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। बस आप दोनों आपस में मत लड़िए। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आप दोनों में क्या और इस घर के किसी भी सदस्य में कहासुनी हो। मैं और रूहानिका अभी अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाते हैं एंड आई प्रॉमिस मैं अब कभी भी राठौर कॉरपोरेशन में काम नहीं करूँगा और ना ही वहाँ के सीईओ की पोजीशन लूँगा। इतना कहकर वो उनके सामने एक आखिरी बार हाथ जोड़ता है, फिर उन्हें एक नज़र देखकर रूहानिका के पास चला जाता है। वहीं आकाश की बातें सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और पूजा जी जब उसके मुंह से अपने लिए चाची शब्द सुनती हैं तो उनके दिल में एक टीसी उठती है और आंखों में नमी आ जाती है। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि एकांश और रूहानिका ये घर छोड़कर जाएं। वो तो बस रणविजय जी, नित्या और शिवांश का हक चाहती थी। पर यह सब क्या होने वाला है, यह सोचकर ही उनकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। तभी रणविजय जी एकांश को टोकते हुए कहते हैं, नहीं एकांश प्लीज, किसी और के लिए तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। जो भी प्रॉब्लम है हम सब मिलकर बैठकर सुलझा लेंगे, पर ये मत करो। एकांश उन्हें देखकर कहता है, चाचू मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी। सावित्री जी उसे नम आंखों से देखकर कहती हैं, इन सब में हमारी क्या गलती है? एकांश, आप हमें क्यों सजा दे रहे हैं? पूजा को लग रहा है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, पर इन सब में हमारी क्या गलती? हम क्यों आप दोनों से दूर रहें? एकांश उनकी बात सुनकर उनके पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, दादी इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, पर इस घर को और इस परिवार को अभी आपकी सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं चाह कर भी आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। और रही बात दूर रहने की, तो आप हम दोनों से दूर नहीं बल्कि हमारे करीबी हैं। जब भी आपको हमारी याद आए बस एक कॉल कर लीजिएगा, हम दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे और रोज़ आपसे फ़ोन पर बात भी करेंगे। हाँ। सावित्री जी एकांश की बात सुनकर उसे भरी आंखों से देखकर कहती हैं, अगर ये आपका पक्का फैसला है तो हम आपको नहीं रोकेंगे एकांश, क्योंकि हम आपके हर फैसले की इज्जत करते हैं और जानते हैं कि इतना सब होने के बाद आपका और गुड़िया का यहाँ रहना मुश्किल होगा। पर जब भी हम याद करें आप आ जाइएगा ज़रूर हमसे मिलने। आएंगे ना? एकांश उनके हाथ चूमकर कहता है, पक्का आऊँगा। सावित्री जी उसकी बात सुनकर भावुक होकर उसके गले लग जाती हैं। कुछ पल बाद वो एकांश से अलग होकर रूहानिका के पास चली जाती हैं। वहीं एकांश स्वर्णा जी और राजवीर जी के पैर छूकर उनसे गले मिलता है, तो दोनों ही उसे नम आंखों से देखकर आशीर्वाद देते हैं, पर उसके बदले एक शब्द भी नहीं कहते, क्योंकि शायद पूजा जी की बातों ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। सावित्री जी रूहानिका के गले मिलकर कहती हैं, गुड़िया जब भी हमारी याद आए फ़ोन कर लेना। हाँ। रूहानिका उनकी बात सुनकर सिसक कर रो पड़ती है, तो सावित्री जी उससे अलग होकर उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा पति का साथ देना पत्नी का धर्म होता है और हम जानते हैं चाहे जितनी भी मुश्किल आए आप हमेशा एकांश के साथ खड़ी रहेंगी ना? रूहानिका सिसकते हुए हाँ में सिर हिलाती है, तो सावित्री जी उसके गाल प्यार से छूकर कहती हैं, आप जाकर अपना सामान पैक कर लीजिए। रूहानिका उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर एकांश के साथ ऊपर कमरे में चली जाती हैं। कमरे में आते ही एकांश रूहानिका का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, रूह ये समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैंने तो कंपनी घर सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय बैंक में डिपॉजिट कुछ पैसे के। आई डोंट नो मैं आगे क्या करूँगा, कैसे हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। पर इन सब में चाहे कुछ भी हो जाए क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगी? रूहानिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए एकांश जी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आपका लिया फैसला सही है या नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि आपका लिया फैसला बिल्कुल सही है। आपने इस परिवार में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए यह फैसला लिया है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर किसी रिश्ते में एक बार कोई तनाव हो जाता है तो फिर उस रिश्ते को सुधारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इससे बचने के लिए आपने यह फैसला लिया है। बट डोंट वरी, मैं इस फैसले में भी आपके साथ हूँ और आगे भी आपके साथ रहूँगी। रूहानिका की बातें सुनकर एकांश उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, थैंक यू सो मच रूह, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए और मुझे इतना समझने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर में कोई भी मतभेद हो, बस इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से दूर। रूहानिका उससे अलग होकर कहती है,
हाँ, मैं ये बात समझ गई थी। अब चलिए चलकर पैकिंग कर लेते हैं। एकांश हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ क्लोसेट रूम में जाता है और 2 बैग्स निकालकर रुआनिका के साथ मिलकर पैकिंग करने लगता है। पैकिंग करते वक्त एकांश की आंखों में नमी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसे उसके परिवार से दूर होना पड़ेगा। यह सोचकर ही उसका दिल कचोट रहा था। वहीं रुआनिका उसकी स्थिति समझते हुए खामोश थी, क्योंकि वो एकांश को कुछ वक्त देना चाहती थी। पैकिंग करके दोनों नीचे आते हैं तो सब लोग उनके पास जाते हैं, सिवाय पूजा जी के। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एकांश और रुहानिका इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। एकांश और रुहानिका सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो स्वर्णा जी भर्राए गले से रुहानिका से कहती हैं, अंश का और अपना ख्याल रखना रुहानिका, वो बहुत सेंसिटिव है। इससे उसे काफ़ी गहरा सदमा भी पहुंचा होगा, पर वो तुम्हें बताएगा नहीं, तो बस उसे संभाल लेना। रूहानिका उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है, डोंट वरी माँ, मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगी। बस आप अपना और यहाँ बाकी सबका ख्याल रखिएगा। स्वर्णा जी हाँ में सिर हिला देती हैं। तभी रणविजय जी उन दोनों को रूहानिका और एकांश के पास जाकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। एकांश और रूहानिका उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हैं। फिर एकांश कहता है, नहीं चाचू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और गलती चाची की भी नहीं है। उन्होंने वही कहा जो उनके मन में था, और अच्छी बात है ये कि बात ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर चाची ये बातें अपने मन में रखती तो शायद आगे जाकर कुछ और बड़ा हो सकता था। इसलिए अच्छा है कि ये यहीं पर ख़त्म हो गया। प्लीज़ आप खुद को ब्लेम मत करिए और अपना और बाकी सबका ख्याल रखिएगा। रणविजय जी उसकी बात सुनकर बेबसी से सिर हिला देते हैं तो एकांश और रुहानिका पूजा जी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं, जिससे पूजा जी भावुक होकर उनके सिर पर हाथ फेरती हैं। एकांश और रुहानिका उठकर उन्हें देखते हैं। फिर एकांश कहता है, अपना ख्याल रखिएगा चाची। पूजा जी उसकी बात सुनकर भावुक होकर कहती हैं, मैं तुम्हें इस घर से नहीं भेजना चाहती थी एकांश, तुमने मुझे गलत समझ लिया। एकांश उनकी बात सुनकर हल्का सा फीका सा मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने चाची, मैं आपको गलत समझ लिया था। इतना कहकर वो अपना और रुहानिका का सामान लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं पूजा जी उसकी बात का मतलब अच्छे से समझकर अपनी जगह पर खड़ी रह जाती हैं। एकांश के बाहर जाने पर रुहानिका भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी रियाज बाहर आकर कहता है, क्या आप दोनों मुझसे बिना मिले ही चले जाएंगे? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों मुड़कर उसे देखते हैं तो रियाज भागकर उनके पास जाता है और एक साथ उन्हें गले लगा लेता है, जिससे दोनों ही एक पल के लिए हड़बड़ा जाते हैं। फिर अगले ही पल खुद को संभाल कर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद रियाज उनसे अलग होकर कहता है, क्यों आप दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? मुझे भी चलना है आप दोनों के साथ। एकांश उसकी बात सुनकर गहरी सांस छोड़कर कहता है, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं रियाज, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे न रहने पर तुम सबका ध्यान रखो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद शायद अब सब कुछ पहले जैसा ना हो पाए, पर तुम्हें ही अब सबको संभालना है, सबको जोड़ना है। हाँ, रियाज उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है तो रुहानिका कहती है, और जब भी तुम्हें हमारी याद आए बस एक कॉल कर लेना, फिर देखना हम तुम्हें मिलने आ जाएंगे। रियाज उसकी बात सुनकर उसके गले लगकर कहता है, आई विल मिस यू भाभी। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, मी टू। वहीं एकांश रियाज के गले लगने पर उसे घूरता है, फिर उसे रुहानिका से अलग करके कहता है, हो गया मिलना मिलाना, तो अब हम जाएं? रियाज उसे शरारत से देखकर कहता है, ओहो जेलस, पर हाउ रूड भाई। एकांश उसे इग्नोर करके रुहानिका से कहता है, चलें? रुहानिका हाँ में सिर हिलाती है। तभी नित्या और शिवांश भागते हुए उनके पास आकर कहते हैं, रुक जाइए। उनकी आवाज़ सुनकर एकांश और रुहानिका के बढ़ते कदम ठहर जाते हैं। नित्या और शिवांश भागकर उनके पास आते हैं और अपनी भीगी पलकों से उन्हें देखते हैं, जिसे देखकर एकांश के दिल में एक टीस उठती है और वो आगे बढ़कर उन दोनों को अपने गले से लगा लेता है। एकांश के गले लगते ही नित्या और शिवांश बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। एकांश उन्हें शांत करवाते हुए कहता है, चुप, रोते नहीं है। शिवांश उससे अलग होकर उसे नम आंखों से देखकर कहता है, भाई आप हमें छोड़कर जा रहे हो? उसकी बात सुनकर एकांश की आंखों में भी नमी आ जाती है, जिससे वो छिपाकर कहता है, नहीं बच्चे, मैं कैसे तुम दोनों से दूर जा सकता हूँ? तुम दोनों तो मेरे लिए सबसे पहले ही, रियान से भी पहले। इसलिए जब भी मन हो आ जाना मुझसे और अपनी भाभी से मिलने। हम दोनों दूर नहीं, पास ही रहेंगे, बस एक कॉल की दूरी होगी। नित्या उसकी बात सुनकर उसे अलग होकर रुआंसी होकर कहती है, मैं आपके बिना अपने एग्ज़ाम कैसे दूंगी भाई?
और रियाज भाई से मुझे कौन बचाएगा? कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा भाई? आप ही तो सब करते थे ना। आपके बिना तो कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखेगा। एकांश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर उसे समझाते हुए कहता है, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, इसी शहर में हूँ। जब मन हो आ जाना मिलने हमसे। हाँ, बाकी अब रियांश तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगा। नित्या उसकी बात सुनकर नम आंखों से उसे देखकर कहती है, प्लीज रुक जाइए भाई। मम्मा के किए की सजा हमें मत दीजिए। प्लीज रुक जाइए। एकांश उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है छोटी। मैं तुम्हें किसी के किए की सजा नहीं दे रहा। मैं बस, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा भाई ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेगा। नित्या हाँ में सिर हिलाती है। तो बस विश्वास रखो मुझ पर। फिर रियांश को घूरते हुए, और तुम खबरदार जो तुमने छोटी को परेशान किया तो। रियांश उसकी बात सुनकर उदासी से हाँ में सिर हिला देता है। तो एकांश उसे समझाते हुए कहता है, रियांश तुम सबसे बड़े हो इन दोनों में, तो अब से तुम्हें मेरे कर्तव्य निभाने हैं। इनके एग्जाम की प्रिपरेशन से लेकर बाकी प्रॉब्लम सब कुछ तुम्हें मैनेज करना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम ये सब कर लोगे ना? रियांश को सोचकर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, डोंट वरी भाई, मैं सब कर लूँगा। आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। वैसे आप लोग जाने कहाँ वाले हो? एकांश उसकी बात पर खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाला है। रुहानिका कुछ सोचकर कहती है, हम अभी के लिए पापा के घर जाएंगे, फिर वहाँ से सोचते हैं आगे का। एकांश उसकी बात सुनकर उसे टोकते हुए कहता है, नहीं रू, हम वहाँ नहीं जा सकते। रुहानिका उसे देखकर कहती है, पर क्यों? एकांश उसे देखकर कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कुछ गलत बातें बनाए, और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसे आपके घर में रहना। रुहानिका उसे घूरते हुए कहती है, मेरा घर मतलब वो घर आपका नहीं है? ऐसे तो आप बहुत कहते हो, जो मेरा है वो आपका है रू। और जब बात आई तो आप मुकर रहे हैं अपना अधिकार लेने से। एकांश उसे समझाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है रू। बस मैं, रुहानिका हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहती है, डिसाइड हो गया, हम पापा के घर जाएंगे। फिर रियांश से, रियांश तुम ऑटो बुला दोगे? रियांश उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखता है। फिर एकांश को, तो एकांश उसे जाने को कहता है। रियांश वहां से चला जाता है ऑटो बुलाने। रियांश के जाने के बाद नित्या कहती है, भाभी आप कार से चली जाइए ना, रियांश भाई आप दोनों को छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर रुहानिका एक नज़र एकांश को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, नहीं छोटी, हम मैनेज कर लेंगे। नित्या उसकी बात सुनकर मन महसूस कर खड़ी हो जाती है। तभी वहां नंदनी आती है और एकांश रुहानिका के पास जाकर कहती है, आई नो एकांश, तुम्हें सिचुएशन संभाल लोगे, बट इस बार तुम्हारे साथ रुहानिका भी है, तो उसका ख्याल रखना। हाँ, एकांश हाँ में सिर हिलाता है। तो नंदनी रुहानिका से कहती है, और रुहानिका तुम भी एकांश का ख्याल रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। रुहानिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू एंड डोंट वरी, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। फिर तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर सबको एक्सक्यूज़ कहकर उसे साइड में लाकर, आई नो नन्नी, घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही साथ खाना खाएंगे या पहले की तरह समय गुजारेंगे। तो प्लीज़ तुम कुछ भी करके सबके बीच के मतभेद को दूर करने की कोशिश करना। तुम ही एक ऐसी हो जो सबके दिल का हाल जानकर उन्हें वापस पहले जैसा कर सकती हो, क्योंकि अब मैं तो यहाँ होंगी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि सब अपने दिल में सारी बातें लेकर बैठें। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नन्ही उसकी बात समझते हुए कहती है, डोंट वरी रुहानिका, मैं सब देख लूँगी यहाँ का। पर तुम अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, प्रॉमिस करो। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। तो रुहानिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, प्रॉमिस, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए होगा जो मेरे पास नहीं है। नन्ही उसकी बात सुनकर अपने सिर पर हाथ मारकर उसे अपना नंबर देती है। तब तक रियांश ऑटो लेकर आ जाता है। तो एकांश सारा सामान उठाकर ऑटो में रखता है और एक आखिरी बार राठौर मेंशन को देखता है, जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। आखिरी बार राठौर मेंशन को देखते ही उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और आंखों में नमी आ जाती है, जिन्हें साफ करके वो रुहानिका को बुलाता है। रुहानिका नन्ही को बाय कहकर एकांश के पास आती है और ऑटो में बैठती है। तो एकांश अपने जज्बातों पर काबू पाकर पीछे मुड़कर
रियाज नित्या और शिवाज को हल्का सा मुस्कुराकर बाय कहता है और अपना ख्याल रखने को कहता है। नित्या और शिवाज भागकर उसके गले लगकर रोने लगते हैं और एकांश किसी तरह खुद को मजबूत करके उन्हें समझाकर खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछकर एक आखिरी बार उन्हें बाय कहकर जल्दी से ऑटो में बैठकर ड्राइवर को आगे चलने को कहता है, क्योंकि अगर वो कुछ देर और रुकता तो शायद वो अपने जज्बात पर संयम खो देता। ऑटो जा चुकी थी पर नित्या, शिवांश और रियांश नम आंखों से एकटक उसी तरफ देख रहे थे जहां ऑटो गई थी। तभी नंदी उनके पास आकर उन्हें अंदर चलने को कहती है तो नित्या रोते हुए अंदर भाग जाती है। वहीं शिवांश भी उदासी से अंदर चला जाता है पर रियांश अब भी वहीं खड़ा था। नंदी यह देखकर उसके पास जाकर कहती है, रियांश अंदर चलो। रियांश उसकी बात सुनकर एकटक सामने देखते हुए कहता है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा कुछ देर में। नंदी उसे देखकर कहती है, रियांश प्लीज अंदर चलो, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी रूहानिका और एकांश ने कहा ना, उन्हें तुम फोन कर लेना तो वो मिलने आ जाएंगे फिर। रियांश उसे नम आंखों से देखकर कहता है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से वो दोनों यहाँ से चले गए। नन्ही उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखती है तो रियांश आगे कहता है, छोटी माँ सॉरी चाची, अब से मैं उन्हें चाची ही बोलूँगा। सबसे ज़्यादा मैं उन्हें मानता था, मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स, आज सब कुछ का मजाक उड़ा दिया उन्होंने। भाई को चेयरमैन की पोजीशन देने के लिए मैंने पापा को सजेस्ट किया था, क्योंकि मैंने देखा है भाई को दिन रात कंपनी के लिए काम करते हुए, पर वो ये सब कभी जताते नहीं। भाभी के पापा की डेथ के बाद भाई ऑफिस के साथ भाभी को भी संभाल रहे थे। उस वक्त भाई कितना भी क्यों ना थके हों, सब कुछ मैनेज करते थे। कोई भी मीटिंग कभी उन्होंने पोस्टपोन नहीं की। उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए मैंने ये पोजीशन उन्हें देना सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची के दिल में इतना जहर भरा है। आज वो मेरी नज़र से उतर चुकी हैं। अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने उन्हें अपनी छोटी माँ का दर्जा कैसे दे दिया। जो कुछ भी हो, लेकिन इन सब में गलती तो मेरी थी ना, फिर सजा भाई और भाभी को क्यों मिली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाची को कभी माफ़ नहीं करने वाला। इतना कहकर वो अपने आंसू बेदर्दी से पोंछकर अंदर चला जाता है। वहीं नन्ही हैरानी से उसे जाते हुए देखती है, फिर उसके पीछे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ऑटो में एकांश खामोशी से बाहर देख रहा था। तभी रोहानिका उसके हाथ पर हाथ रखती है तो एकांश उसे देखकर फीका सा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर रोहानिका के दिल में दर्द सा उठता है। कुछ देर बाद वो दोनों राजपूत निवास पहुंचते हैं तो एकांश ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर सामान नीचे उतारता है। तब तक रोहानिका घर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है तो उसकी ऋषभ जी के साथ की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिन्हें याद करके उसकी आंखों में नमी आ जाती है। आज काफ़ी वक्त बाद रोहानिका राजपूत निवास आई थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक हो गई थी और उसे पता था अभी उसे एकांश को संभालना है और इसके लिए उसे मजबूत होना होगा। जैसे एकांश ने उसे संभाला था, आज उसे वैसे ही एकांश को संभालना है। यह सोचकर रोहानिका एकांश के हाथ से एक बैग लेकर उसे अंदर आने को कहती है। एकांश बैग लेकर अंदर आता है और बैग साइड में रखता है तो रोहानिका घर देखते हुए कहती है, ओह, आज तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ समेटना है। एकांश सोफे से कवर हटाते हुए कहता है, इट्स ओके रू, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। वैसे भी कुछ समय की बात है, फिर मैं कुछ इंतजाम कर लूँगा हमारे रहने का। रोहानिका उसकी बात सुनकर खामोशी से उसे देखती है, फिर कुछ सोचकर बाहर चली जाती है। भाई एकांश अपनी सोच में इतना उलझ गया था कि उसे रोहानिका के बाहर जाने का पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद रोहानिका बाहर से अंदर आती है तो उसके हाथ में कुछ पॉली बैग थे। रोहानिका पॉली बैग सोफे पर रखती है तो एकांश अपनी सोच से बाहर आकर सामान हैरानी से देखकर कहता है, ये सब कब लाई आप? रोहानिका सारे कवर्स हटाते हुए ड्रामा करते हुए कहती है, जब आप किसी गहरी चिंता में डूबे थे। उसका अंदाज देखकर एकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर रोहानिका को एक सुकून मिलता है। पर फिर भी रोहानिका उसे घूरते हुए कहती है, अब खड़े खड़े मुस्कुराएंगे ही या बीबी की कुछ मदद भी करेंगे? उसकी बात सुनकर एकांश बाकी के कवर्स हटाने लगता है, साथ ही विंडो भी खोल देता है। वहीं रोहानिका एकांश को देखकर मुस्कुरा देती है, फिर किचन में जाकर सारा सामान सेट करके खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद रोहानिका एक प्लेट में खाना निकाल कर बाहर आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर ये सब करते हैं। एकांश मना करते हुए कहता है, मेरा अभी मन नहीं है रू, आप खा लीजिए। रोहानिका अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, चुपचाप आएंगे या मैं आपके पास आकर आपको लेकर आऊं? एकांश एक गहरी सांस छोड़कर खामोशी से
हाथ धोकर आता है और एक चेयर खींचकर बैठ जाता है। तो रोहानिका उसके बगल वाली चेयर पर बैठकर प्लेट से रोटी तोड़कर उसमें थोड़ी सी मैगी मिलाकर एकांश के होठों के पास ले जाती है। तो एकांश उसका हाथ उसकी तरफ घुमाकर कहता है, पहले आप। रूहानी का निवाला वापस उसकी तरफ करके उसे घूरते हुए कहती है, चुपचाप खाइए आप पहले। ये पहले आप का गेम हम बाद में खेलेंगे। उसकी बात सुनकर एकांश खामोशी से अपना मुंह खोलकर वो निवाला खा लेता है। तो रूहानी का अगला निवाला खुद खाती है। ऐसे करके वो दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। तो रूहानी का उठकर बर्तन किचन में रखती है, फिर अपने हाथ धोकर एकांश की मदद करने लगती है। पर ताज्जुब की बात यह थी कि हमेशा रोहानका को छेड़ने वाला एकांश आज खामोशी से बिना रोहानका को परेशान किए सारा काम कर रहा था, जिसे देखकर रोहानका को काफ़ी बुरा लग रहा था। पर उसने भी हार ना मानने की कसम खाई थी। वो चाहती थी एकांश खुद अपने दिल का गुबार उसके सामने निकाले, जिससे एकांश का दिल हल्का हो जाए, क्योंकि खामोशी सिर्फ इंसान को अंदर ही अंदर घोलकर उसके असली अस्तित्व को मार देती है, जिससे रोहानिका अच्छी तरह से परिचित थी। आखिर उसने भी तो खामोश रहकर अपने अस्तित्व को खो दिया था। रात तक सारा सामान सेट करके दोनों सोफे पर बैठते हैं। तो रोहानिका एकांश के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, आज तो मैं काफ़ी थक गई। आप नहीं थके क्या? एकांश नामे सिर हिलाकर सिर्फ इतना ही कहता है, नहीं। रूहानिका उसका रिस्पॉन्स ना पाकर उदास हो जाती है और उठकर किचन में चली जाती है। रूहानिका के जाते एकांश की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी तरफ रूहानिका किचन में आकर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए खुद से कहती है, क्यों आप मुझे कर रहे हैं खुद से दूर एकांश जी? क्यों आप मुझे अपनी तकलीफ नहीं बताते? क्यों आप मुझसे अपना दर्द नहीं बांटते? क्या वो प्यार सिर्फ कहने के लिए था? राठौर मेंशन। सुबह से रात तक सब अपने कमरे में ही मौजूद थे। वहीं रणविजय जी ने पूजा जी से कोई बात नहीं की थी। वो खामोशी थे और उनकी खामोशी पूजा जी का दिल जला रही थी। जब काफ़ी देर तक पूजा जी से रहा नहीं जाता तो वो स्टडी रूम में जाती हैं, जहाँ सुबह से रणविजय जी ने खुद को बंद कर रखा था। पूजा जी अंदर आकर कहती हैं, आप इतनी नाराज़गी क्यों दिखा रहे हैं? मैंने तो वही किया जो आप नहीं कर पाए। और रणविजय जी गुस्से में बिना उन्हें देखे कहते हैं, यहाँ से चली जाओ पूजा, वरना मुझसे इस वक्त कुछ गलत हो जाएगा। पूजा जी उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? रणविजय, आई नो आपको एकांश और रूहानिका का इस घर से जाना अच्छा नहीं लगा, और मुझ पर विश्वास करिए, मुझे भी उनका जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें इस घर से जाना होगा। पर अब जो कुछ भी हुआ, डिसीजन तो उनका था ना, इस घर से जाने का। मैंने आपने थोड़ी ना कुछ किया है। तो फिर आप? रणविजय जी उनकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, जस्ट शट अप। आई कांट बिलीव इट पूजा, इतना सब करने के बाद तुम उन्हें ब्लेम कर रही हो। वो तुम्हारी वजह से इस घर को छोड़कर गए हैं। क्या कुछ नहीं किया भैया भाभी ने हमारे लिए? तुम छोटी थी, इसलिए तुम पर ज़्यादा जिम्मेदारी ना आए और तुम अच्छे से केयर फ्री होकर रहो। इसलिए ही भाभी ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इसलिए उन्होंने चाबी खुद रखी। और एकांश, अरे वो तो मेरे पीछे पड़ा था कि ये पोजीशन मैं लूँ, क्योंकि इसका हकदार मैं हूँ। पर वो मैं था जिसने मना किया उसे। और भैया, उन्होंने तो बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए एक पिता का फर्ज निभाया है, जबकि वो खुद भी पिता के प्यार से वंचित थे। पर उन्होंने मुझे वो प्यार दिया, वो खुशी दी, ताकि मुझे पिताजी की कमी महसूस ना हो। पर आज तुमने उन सब पर सवाल उठाकर उनके प्यार पर शक किया है। तुम्हें पता है, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने उनसे उनकी पोजीशन मांगी, बल्कि उन्हें बुरा तुम्हारी बातों का और तुम्हारी सोच का लगा है। आज मुझे हैरत होती है पूजा कि तुम इतना कैसे बदल गई। बाबर के लिए तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे पीछे आने की हरगिज कोशिश मत करना। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चले जाते हैं। वहीं पूजा जी जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ रोहानिका खुद को संभाल कर किचन से बाहर आती है। तो एकांश उसे नजर चुराकर उठते हुए कहता है, रूह, मुझे एक फ्रेंड के पास जाना है। उसका कॉल आया था, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। आप दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लीजिएगा और मुझे डुप्लीकेट की दे दीजिएगा। रुहानिका उसकी बात सुनकर एक सवाल नहीं करती है, बस खामोशी से उसे की थमाती है। तो एकांश बिना उसे देखे कहता है, अपना ख्याल रखना रूह, और मुझे आने में लेट हो जाएगा तो मेरा इंतज़ार मत करिएगा, आप सो जाना। रुहानिका कहती है, ठीक है,
तो एकांश अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रुहानिका उसे जाते हुए कुछ देर देखती है, फिर दरवाज़ा बंद करके अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि एकांश ने उससे झूठ बोला, शायद इसलिए क्योंकि वो अकेले में कुछ समय बिताना चाहता था। यह सोचकर ही रुहानिका ने एकांश से कोई सवाल नहीं किया था। देखते ही देखते एकांश को काफ़ी समय बीत चुका था, पर उसका कोई अता पता नहीं था। रुहानिका हाल में चहलकदमी करते हुए बेचैनी से एकांश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी रुहानिका का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर एकांश का नाम देखते ही रुहानिका झट से फ़ोन उठाकर कहती है, कहाँ चले गए हैं आप एकांश जी? इतना टाइम हो गया है और आप अभी तक नहीं आए। आप कहाँ हैं बताइए? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक अनजान शख्स कहता है, हेलो भाभी, मैं शेखर बात कर रहा हूँ, एकांश का कॉलेज फ्रेंड। एकांश इस वक्त डिवाइन क्लब में है, तो आप यहाँ आ जाइए। अनका उसकी बात सुनकर घबराहट से कहती है, वो ठीक तो है ना? शेखर कहता है, हाँ भाभी, वो बिल्कुल ठीक है। उसके लास्ट डायल पर आपका नंबर था, इसलिए आपको कॉल कर दिया। अब आप जल्दी से आकर उसे ले जाइए। ऑलरेडी उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी है। रुहानिका उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर, ठीक है, आप अभी वहीं पर रहिएगा, मैं आती हूँ, कहकर वो फ़ोन रखती है और अपना पर्स उठाकर दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके ऑटो लेकर क्लब के लिए निकल जाती है। क्लब पहुंचकर रुहानिका एकांश के फ़ोन पर कॉल करती है, तो शेखर उसे बाहर वेट करने का कहकर किसी तरह एकांश को बाहर लेकर आता है। तो रुहानिका उसके पास जाकर शेखर से कहती है, थैंक यू सो मच इनका ध्यान रखने के लिए। शेखर मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके भाभी, वैसे कहिए तो मैं आप दोनों को घर तक छोड़ दूँ। आप इसे इस हालत में घर कैसे लेकर जाएंगी? रुहानिका एकांश को देखती है, जो रुहानिका का सपोर्ट लेकर खड़ा था। उसे देखकर रुहानिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। अब आपको भी घर जाना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। शेखर उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर उसे गुड नाइट कहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तो रुहानिका किसी तरह एकांश को ऑटो में बैठाती है और ऑटो ड्राइवर को वापस घर चलने को कहती है। एकांश रुहानिका के कंधे पर सिर रखकर मासूमियत से कहता है, रूह, आप मुझसे गुस्सा हैं? रुहानिका उसकी बात सुनकर उसे एक पल को देखती है, फिर अपनी नज़रें फेर कर उससे कहती है, नहीं। एकांश उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की सच्ची। इतना कहकर वो अपने गले को पिंच करता है। रुहानिका एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, आपने ड्रिंक ही क्यों की एकांश जी? अगर कोई बात थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एकांश उसे अपनी नशीली आंखों से देखकर कहता है, रूह, मैंने जानबूझकर ड्रिंक नहीं की, मुझे गलती से किसी ने पिला दी। वो वेटर से मैंने जूस मांगा था, पर उसने गलती से ड्रिंक दे दिया। रुहानिका उसका एक्सक्यूज सुनकर खामोश होकर बाहर देखने लगती है, तो एकांश उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसे अपने हाथों में भरकर कहता है, रूह प्लीज, आप मुझसे नाराज मत होइए। अगर बाकी सबकी तरह आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कैसे जीऊँगा? उसकी बात सुनकर रुहानिका के दिल में एक टीस सी उठती है और वो एकांश का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी एकांश जी, आई प्रॉमिस। एकांश उसकी आंखों में झांक कर मासूमियत से कहता है, सच्ची? रुहानिका हाँ में सिर हिलाकर कहती है, सच्ची। एकांश उसके कंधे पर सिर रखकर कहता है, रूह, मुझे न सबकी बहुत याद आ रही है। छोटी माँ को तो मैंने अपनी माँ जैसा माना था, फिर उनके दिल में मेरे लिए इतनी सारी बातें कैसे आ गईं? क्या उन्हें कभी मेरा प्यार नहीं दिखा? क्या उन्हें कभी मेरी परवाह नहीं दिखी? शिव और छोटी के लिए मेरा प्यार नहीं दिखा उन्हें? बोलिए रूह, इतना कहकर वो रुहानिका को देखने लगता है। उसकी बातें सुनकर रुहानिका की आंखों में नमी आ गई थी, पर फिर वो खुद को संभाल कर कहती है, ऐसी बात नहीं है एकांश जी, वो आपको अच्छे से जानती हैं। बस पोजीशन को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी आ गई थी उनके मन में, पर वो आज भी आपको पहले जैसा प्यार करती हैं। आपने देखा नहीं, आपके जाने पर वो कैसे आपको रोक रही थी? एकांश उसकी बात सुनकर अपनी चिन पर उंगली रखकर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ रूह, आपने सही कहा, पर क्या मैंने वहाँ से आकर गलती कर दी? रुहानिका उसे देखकर कहती है, आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते। एकांश उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है, फिर उसके कंधे पर वापस अपना सिर रखकर कहता है, हम घर कब पहुँचेंगे रूह? रुहानिका उसके बाल सहलाकर कहती है, जल्दी, बस कुछ देर में। एकांश सिर हिलाकर अपनी आंखें मूंद लेता है। वहीं रुहानिका उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन कहती है, आज मैंने पहली बार आपको इतना वीक और हार्ट देखा है एकांश जी। आज आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपने शराब का सहारा लिया। काश मैं आपका ही दर्द कम कर पाऊँ।
इतना सोचकर वो एकांश को देखने लगती है, जो सोते वक्त काफ़ी मासूम लग रहा था। कुछ देर बाद ऑटो राजपूत निवास के सामने रुकती है, तो रोहानिका एकांश को खुद से दूर करके उतारती है। फिर ड्राइवर की मदद से एकांश को घर में हॉल में बैठाकर ड्राइवर को पैसे देकर थैंक यू बोलकर दरवाज़ा बंद करके एकांश की तरफ मुड़ती है। रोहानिका एकांश के पास जाकर कहती है, एकांश जी चलिए, चलकर कमरे में सो जाइए। एकांश उसकी बात सुनकर लड़खड़ाकर उठता है, तो रोहानिका उसे किसी तरह संभाल कर अपने कमरे में ले जाती है और बेड पर लेटाकर उसके शूज उतारती है। फिर उस पर कंबल डालकर जाने लगती है। एकांश उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से कहता है, आप भी जा रही रूह मुझे छोड़कर? रोहानिका उसकी बात सुनकर उसके पास बैठकर कहती है, नहीं, मैं बस दरवाज़ा बंद करने जा रही थी। आप चिंता मत करिए, मैं यहीं हूँ और मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। एकांश हाँ में सिर हिलाता है, तो रोहानिका उसके बालों को सहलाकर कहती है, फिर क्यों ये सब सोचते हो आप? बेफिक्र होकर सो जाइए। हाँ। एकांश उठकर उसकी गोद में सिर रखकर लेटकर कहता है, मुझे ऐसे सोना है। पता है, जब भी मैं परेशान होता था ना, तो माँ की गोद में ऐसे ही सिर रख लेता था। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। फिर रोहानिका का चेहरा देखकर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे ऐसे सोने में? उसका सवाल सुनकर रोहानिका को उस पर ढेर सारा प्यार आता है। ये सोचकर कि इतने नशे में होने के बावजूद एकांश के लिए रोहानिका का कंफर्ट कितना मैटर करता है। रोहानिका नीचे झुककर एकांश का माथा चूमकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एकांश उसकी बात सुनकर खुशी से उसके गाल पर किस करता है, फिर अपनी आंखें मूंद लेता है। वहीं रोहानिका प्यार से एकांश के बाल सहलाने लगती है। राठौर मेंशन नंदी ने सबके कमरे में जाकर सबको अपने सामने बैठाकर खाना खिलाया था, सिवाय पूजा जी और रणविजय जी के, क्योंकि पूजा जी ने खुद को स्टडी में बंद कर रखा था और रणविजय जी घर पर नहीं थे। वो कहाँ थे किसी को नहीं खबर थी। नन्ही खाने की प्लेट लेकर रियांश के कमरे के सामने आकर दरवाज़ा नॉक करती है। रियांश कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलकर उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? नन्ही खाने की प्लेट की तरफ इशारा करके कहती है, डिनर कर लो। रियांश बेरुखी से कहता है, नॉट इंटरेस्टेड, तुम खा लो जाकर। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगता है, तो नन्ही एक हाथ से प्लेट पकड़कर दूसरे से दरवाज़ा पकड़कर मासूमियत से कहती है, प्लीज़ खा लो मेरे लिए, बस थोड़ा सा खा लो। उसकी मासूमियत देखकर रियांश उसे देखता ही रह जाता है, पर फिर होश में आकर नरमी से कहता है, मुझे नहीं खाना प्लीज़, जिद मत करो नन्ही। नन्ही एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, रियांश खाने पर गुस्सा निकालने से क्या होगा? कैसे एकांश और रोहानिका वापस आ जाएंगे या फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? बाकी सबको भी मैंने किसी तरह थोड़ा बहुत खिलाया है, प्लीज़ तुम भी खा लो। प्लीज़ रोहानिका के लिए, एकांश के लिए थोड़ा सा खा लो। उसकी बात सुनकर रियांश कुछ पल उसे देखता है, फिर साइड हटकर उसे अंदर आने का इशारा करता है, तो नन्ही खुशी खुशी अंदर आती है और खाना टेबल पर रखती है। रियांश अंदर आकर हाथ धोकर सोफे पर बैठता है और नन्ही को भी बैठने का इशारा करता है, तो नन्ही भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठती है। रियांश प्लेट में रोटी तोड़कर उसमें थोड़ी सी सब्जी लेकर अपने होंठों तक लाता है, पर फिर अचानक ही रुककर पूछता है, तुमने खाया? नन्ही नामे से हिलाकर कहती है, नहीं, मैंने सोचा पहले सबको खिला दूं, फिर खा लूंगी। रियांश निवाला उसकी तरफ करके कहता है, सबके पहले अपना सोचना चाहिए, वरना अक्सर सेल्फलेस जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है, होने पर दर्द ही मिलता है। इतना कहकर वो उसे खाने का इशारा करता है। नन्ही उसकी बात सुनकर आगे होकर वो निवाला खा लेती है और उसकी बात के बारे में सोचने लगती है। वहीं रियांश अगला बाइट खुद खाते हुए कहता है, अब हाथ धोकर खुद खाओ, मैं नहीं खिलाने वाला पूरा खाना तुम्हें। और लेडी, यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। उसकी बात सुनकर नन्ही मुंह बनाकर उठकर हाथ धोकर आती है, फिर रियांश के साथ बैठकर खामोशी से खाने लगती है। कहने को तो दोनों के बीच खामोशी थी, पर दोनों ही अपनी सोच में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने आज एक ही प्लेट में साथ खाना खाया था, जो किसी रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। क्या नन्ही और रियांश के बीच होगा कोई रिश्ता? क्या पूजा जी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या रोहानिका एकांश को पहले जैसा कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।